नमस्कार दोस्तों, मधुबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर। इससे पहले वाली क्लास में हमने स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है, जो पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। देखो, स्वरों का वर्गीकरण होता है 6 प्रकार से। पहला है उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा जिह्वा स्थान के आधार पर, चौथा ओष्ठावृत्ति के आधार पर, पांचवा मुखाकृति के आधार पर और छठा उच्चारण स्थान के आधार पर। हम स्वरों को 6 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखिए नंबर 1, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर। 2 भेद होते हैं इसके। पहला ह्रस्व या लघु स्वर। अब ह्रस्व या लघु स्वर क्या होता है, देखिए, जिसमें क्या होता है कि कम प्राणवायु का प्रयोग होता है। हम बोलते हैं तब बोलते समय जब प्राणवायु का प्रयोग होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, तो उसे हम ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है संख्या? 4। अ, ई, उ और री। अगर हम सामान्य रूप से देखें या ट्रिक्स के रूप में देखें तो एक को छोड़कर एक ये होते हैं लघु स्वर। 2 नंबर पे है गुरु या दीर्घ स्वर। अब गुरु या दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? देखो, ह्रस्व स्वर हमने पढ़े हैं। ह्रस्व स्वर से जब अधिक समय लगता है, जब हम ए, ई, उ और री को बोलते हैं, इससे जब ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अर्थात जिसमें अपेक्षाकृत अधिक प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है। जिसमें अधिक प्राणवायु का प्रयोग होगा वो होते हैं गुरु या दीर्घ स्वर। इनकी संख्या होती है 7। अब तीसरा प्लुत स्वर। हम प्लुत स्वर को लुप्त स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल इसका प्रयोग बहुत कम होता है या न के बराबर इसका प्रयोग होता है। अब इसका अर्थ है उछालना। अब देखिए, इसको इस आधार पर दीर्घ अवग्रह चिन्ह के आधार पर इसको हम देख सकते हैं। देखो, प्लुत स्वर वे होते हैं या वे स्वर जिनका प्रयोग हम रोने में, चीखने में व चिल्लाने में अधिक करते हैं, उन्हें हम प्लुत या लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे हम किसी को नाम लेकर पुकारे राम, या फिर कहीं ओम, या फिर कोई दूर से अगर किसी को आवाज़ दे जैसे राम, अगर आवाज़ दे तब इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये लुप्त हो चुका है, इसका प्रयोग बहुत कम किया जा रहा है। अब 2 नंबर पे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। इसके भी 2 भेद होते हैं। एक होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर। अब देखिए, मूल स्वर क्या होता है कि मूल स्वर वे होते हैं कि वे स्वर जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, उन्हें मूल स्वर कहते हैं, अर्थात जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे ए, ई, उ और री, ये 4 क्या है? मूल स्वर। इनको हम तोड़ नहीं सकते, अतः इनका विभाजन संभव नहीं है, उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। दूसरा है संधि स्वर। देखो, संधि स्वर क्या होते हैं कि 2 स्वरों के योग से जब बनते हैं उन्हें हम कहते हैं संधि स्वर। जैसे वे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों के मेल से, अर्थात 2 स्वरों के योग से जिन स्वरों का निर्माण होता है उन्हें हम कहते हैं संधि स्वर। और जिनका विभाजन किया जा सकता है, अर्थात जिनको हम तोड़ सकते हैं या इनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं, उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। जैसे देखिए आ, ई, उ। अब देखिए, जो आ, ई और उ है, इनका जो निर्माण होता है ना, वो निर्माण समान स्वरों से होता है। जैसे ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ, अर्थात इसका जो निर्माण होता है अपने समान स्वरों से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। फिर आते हैं ए, ऐ, ओ और औ। इन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। हम संयुक्त स्वर। अब इनका निर्माण देखो, ए प्लस ई, इनसे मिलकर बना है ए, और ए से मिलकर बना है ऐ और उ से मिलकर बना है ओ, और आ और ओ से मिलकर बना है औ।
तो इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। सामान्य रूप से जो संधि स्वर होते हैं जो दो स्वरों के योग से बनते हैं, जिसमें तीन तो है आ ई उ, इनका निर्माण होता है समान स्वरों से, और ए ऐ ओ औ का निर्माण होता है असमान स्वरों से, जिनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब ये तीसरे नंबर पर आ रहा है जिह्वा स्थान के आधार पर। जिह्वा यानी जीभ के आधार पर, जो अपनी जीभ होती है उन्हीं के आधार पर तीसरा विभाजन किया गया है। अब देखो, जीभ का जो आगे का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं अग्र। वहां से निकलने वाले जो स्वर होते हैं वो कहलाते हैं अग्र स्वर। जैसे ई ए ऐ, ई ए ऐ। अब इसको टेक्स्ट के रूप में देखें तो हम सीगी ए ऐ, सीगी ए ऐ। अब सी से छोटी सी से क्या आएगा, छोटी ई। बड़ी की से आएगा, बड़ी ई। ए से आ गया ए, ऐ का ऐसे ऐ से आ गया ऐ। फिर मध्य स्वर, मध्य स्वर में निकलता है ए, अर्थात जिह्वा के मध्य से क्या निकलता है ए। एक आता है लास्ट पश्च स्वर, यानी अंतिम हिस्से से जो निकलता है उसे कहते हैं हम पश्च स्वर। जैसे आ उ ओ औ। अर्थात हम जिह्वा के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांट सकते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब चौथा विवरण मुखाकृति के आधार पर। अब मुखाकृति के आधार पर इनको हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला समवर्त स्वर, दूसरा अर्धसमवर्त स्वर, तीसरा विवर्त स्वर, चौथा है अर्धविवर्त स्वर। देखो, समवर्त स्वर में आता है ई उ। क्या आता है, ई उ। अर्धसमवर्त स्वर में आता है ए औ। विवर्त में आता है आ, और अर्धविवर्त में आता है ए ऐ ओ और री। अब इसको हम सामान्य एक छोटी सी ट्रिक्स है इसके रूप में देखें तो देखिए, एक बार क्या होता है, चलो एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या होता है कि एक सहेली थी, उसके साथ जब उसके घर में वो जाती है तब वो दूसरी सहेली के 2-3 बच्चे होते हैं। तब वो कहती है, जब उससे पूछती है कि ये कौन है, तब वो सहेली अपनी सहेली से कहती है कि ई लड़की। फिर वो दूसरे बच्चे ये कौन है, तो फिर वो कहती है ऊ रघु। फिर उसकी गोद में एक छोटा छोरा होता है, छोटा सा छोरा होता है, छोरा नहीं छोटा बच्चा। तब वो उसे पूछती है कि ये किसका है, कि ये छोरो कन्हैयोरी। अर्थात उसके 3 बच्चे होते हैं, तो 3 बच्चे कहती ये तो लड़की है, ऊ रघु है, और जो गोद में होता है तो ये छोरो कन्हैयोरी। इसी के आधार पर हम देखेंगे ई लड़की, ई से आप देखो ये क्रम वाइज समवर्त, अर्धसमवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त, ये चारों इस क्रम के आधार पर ये पूरे हमारे इसमें ट्रिक्स में आ जाएंगे। देखो, ई से ई आ गया, और लड़की ल और ड को मठा दो, ये की से आई ये ई आ गया। ऊ से ये ऊ आ गया, और र को उठा दो, गू से बड़ा ऊ आ गया। फिर ए छोरा, ए से ए, छो से ओ, और रा से ये आ गया आ। फिर कैसे ए, नई से आई, यो से ओ और री से री, कि ई लड़की ऊ रघु ए छोरो कन्हैयोरी। इसी ट्रिक्स के आधार पर ये मुखाकृति के चारों स्वर हमें अच्छी तरह याद कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी दोस्त को समझ में नहीं आए तो एक बार वापस वीडियो को देख लेना। अब आता है पांचवा, ओष्ठावृत्ति के आधार पर। ओष्ठ यानी अपने होठ होते हैं, उन होठ की आवृत्ति के आधार पर, ओष्ठावृत्ति यानी होठों की आवृत्ति के आधार पर 2 भागों में स्वरों को बांटा गया है। पहला है वृत्ताकार और दूसरा है अवृत्ताकार। वृत्ताकार वो होता है कि जब बोलते समय होठ का जो अपना आकार होता है बिल्कुल क्या हो जाता है, गोल, तो उसे कहते हैं वृत्ताकार। और बोलते समय जब हमारे होठ का आकार गोल नहीं होता है उसे हम कहते हैं अवृत्ताकार। क्या कहते हैं, अवृत्ताकार। देखो, होठ का आकार जब गोल होता है वो कहलाता है वृत्ताकार, और होठ का आकार जब गोल नहीं होता वह कहलाता है अवृत्ताकार। अब देखो, वृत्ताकार में ऊ ओ औ। अब इसकी छोटी सी ट्रिक्स है, कू बोलो। कू से छोटा कू से ऊ, बड़ा कू से बड़ा ऊ, बो से ओ, और लो से लो।
कुकू बोलो। अब देखिए इसमें भी क्या है कि जो ऊ होता है, जब हम ऊ और बड़ा ऊ को जब बोलते हैं तो हमारे जो ओठों की जो आकृति होती है वो बिल्कुल गोल हो जाती है, अर्थात पूर्ण स्वर है, पूर्ण वर्ताकार स्वर है। और ओ और औ जब बोलते हैं वो थोड़ी कम आकृति की होती है, इसे हम अल्प वर्ताकार स्वर कहते हैं। फिर आ जाओ दूसरे पे, अवृत्ताकार स्वर। अब इसमें आते हैं आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। ये थोड़ा मिसिंग है, इसको हटा दो। ए, आई क्या आता है? आ, ई, ए और आई। तो आ गया सभी की समझ में। ओष्ठावृत्ति के आधार पर दो भेद होते हैं, एक वृत्ताकार और एक होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार में ओठ की आकृति गोल हो जाती है, अवृत्ताकार में ओठ की आकृति गोल नहीं होती है। इसमें 4 स्वर होंगे, इसमें होंगे 6 स्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। छठा है उच्चारण स्थान के आधार पर। अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर हम स्वरों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अनुनासिक, दूसरा है निर्नुनासिक। तो अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ, जब हम बोलते हैं तो मुख के साथ साथ जब वायु नाक से भी निकलती है, भाई वे स्वर या जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ अपनी नाक से भी क्या होती है, बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं अनुनासिक स्वर। भाई जब हम बोल रहे हैं, बोलने के साथ साथ मुंह से भी आवाज आ रही है और थोड़ी आवाज नाक से भी आ रही है, तो कहते हैं अनुनासिक स्वर। अब अनुनासिक स्वर जैसे आंचल, जब हम बोलेंगे तो आवाज मुंह से भी आएगी और नाक से भी आएगी। फिर है ईंट, नाक से और मुंह से। गोंद, चौंकना, तो ये सभी क्या है, अनुनासिक स्वर, अर्थात वायु का मुंह से और नाक से दोनों से बाहर आना अनुनासिक स्वर कहलाता है। अब दूसरा है निर्नुनासिक स्वर। अब निर्नुनासिक मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में हवा या वायु नाक से नहीं बल्कि मुख से निकलती है। पर निर्नुनासिक वो होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जो हवा होती है या वायु होती है तो नाक से न निकलकर कहाँ से निकलती है, सीधी मुंह से ही निकलती है, उन्हें हम कहते हैं निर्नुनासिक स्वर। अब इन स्वरों को हम उच्चारण स्थान के आधार पर 6 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 6 भागों में हम बांट सकते हैं, अर्थात हम इसका 6 प्रकार से विभाजन संभव है। जैसे कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, फिर कंठ तालु और ओष्ठ, कंठोष्ठ, अर्थात इनको 6 भागों में। जैसे कंठ, सबसे पहले आता है कंठ। कंठ में ए और आ जब हम बोलते हैं तो ये ध्वनि कहाँ से आती है, हमारे कंठों से। तालव्य ई और ई, जब ई और ई बोलते हैं तो ये ध्वनि कहाँ से आती है, तालु से। फिर री आता है मूर्धन्य। फिर ऊ, जब हम ऊ और ऊ जब बोलते हैं तो हमारे दोनों होठ चिपकते हैं या आवृत्ति गोल हो जाती है, तो ये हो गए ओष्ठ। फिर है कंठ तालु। कौन से? कंठ तालु। देखो ए और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए। क्या बना? ए। तो इधर से कंठ है, इधर से तालव्य, तो क्या हो जाएंगे, कंठ है तालव्य। फिर है छठा कंठोष्ठ। देखो कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, तो ए और ओ मिलकर क्या बनाता, ओ। क्या बना, ओ, तो वो कहलाएंगे कंठोष्ठ। तो दोस्तों आज हमने स्वरों को जो वर्गीकरण था 6 प्रकार से, उन 6 प्रकार से वर्गीकरण हमने आज पूरा पढ़ लिया है। एक बार वापिस देख लो। उच्चारण काल, मात्रा के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, जिह्वा के स्थान के आधार पर, ओष्ठावृत्ति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, अश्व लघु स्वर, दूसरा गुरु दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर या लुप्त स्वर। दूसरा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। तीसरा जिह्वा स्थान के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चौथा है
मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर संवर्त, असंवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त। यह ट्रिक्स है। ई लड़की, ऊ रघु, ए छोरो, कन्हैयोरी। समझ में नहीं आए एक बार वापस और देख लेना वीडियो को। 5 है, ओष्ठावृत्ति के आधार पर 2 भेद होते हैं, वर्ताकार और अवृत्ताकार। वर्ताकार में ओठ गोल हो जाते हैं, अवृत्ताकार में गोल नहीं होते हैं। 6 है, उच्चारण स्थान के आधार पर अनुनासिक। अनुनासिक में प्राणवायु होती है, मुख और नाक दोनों से निकलती है। निम्ननासिक, इसमें जो वायु होती है केवल नाक से न निकलकर केवल मुंह से ही निकलती है। इन उच्चारण स्थान के आधार पर इनको 6 भागों में इसका विभाजन किया है। ये थोड़ी मिसिंग है, इसको देख लेना। कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठम, कंठ तालु और कंठोष्ठ। आज अपने स्वर पूरे हो गए। कल से व्यंजन प्रारंभ होंगे, कल से व्यंजन क्लास आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।